मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बीमारियों के ढेर पर भागलपुर शहर। नगर निगम प्रशासन की सफलता से शहर में डेंगू, मलेरिया सहित कई अन्य मच्छर जनित रोगों का बढ़ता जा रहा है खतरा। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का लगाया आरोप। भागलपुर शहर वासियों को मिली बड़ी सौगात। भागलपुर में राजधानी का ठहराव हुआ सुनिश्चित। लोदीपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने उड़ाया ट्रैक्टर। आए दिन चोर मचा रहे तांडव, पुलिस है बेखबर। देश में एक और बड़े शहर घोटाले की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। बीमारियों के ढेर पर भागलपुर शहर। नगर निगम प्रशासन की सफलता से शहर में डेंगू, मलेरिया सहित कई अन्य मच्छर जनित रोगों का बढ़ता जा रहा खतरा। पार्षद प्रतिनिधि से आउटसोर्सिंग कर्मी ने किया अभद्र शब्दों का प्रयोग। वॉइस मैसेज हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। रेशमी शहर भागलपुर पहले सिल्क सिटी से जाना जाता था और अब स्मार्ट सिटी से। कहीं अंग प्रदेश की अघोषित राजधानी कही जाती है तो कहीं सांस्कृतिक धरोहर का हव। लेकिन शहर की वर्तमान स्थिति भागलपुर के दर्पण को कुछ और बयां कर रही है। हर जगह गंदगी, जल जमाव, सड़कों पर अतिक्रमण, कूड़े कचरे का अंबार, मानो भागलपुर अपने नाम से शर्मा रहा हो। इस तरह कूड़े के अंबार लग जाने से और जल जमाव से डेंगू बीमारी काफ़ी तेज़ी से शहर वासियों को अपने आगोश में ले रहा है। सैकड़ों लोग डेंगू मरीज के शिकार हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम की उदासीनता साफ तौर पर दिख रही है, मानो पूरा शहर बीमारियों की ढेर पर बसा हो। एक तरफ जहां नगर आयुक्त शहर की सफाई का दावा पेश करते हैं, वहीं दूसरी ओर तस्वीर कुछ और बयां कर रहे हैं। एक दिन पूर्व शहर में भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने देखा कि किस तरह शहर में गंदगी व्याप्त है। जब उन्होंने निरीक्षण किया तो सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं दिखी। उन्होंने आउटसोर्स कंपनी को कड़े लहजे में सफाई व्यवस्था सुधारने की चेतावनी भी दे डाली, लेकिन उसे कंपनी पर जू तक नहीं रेंगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी मायागंज अस्पताल और सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जहां कमी पाई गई उन्हें जल्द दुरुस्त करने की बात कही और डेंगू से पीड़ित मरीज के लिए समुचित व्यवस्था की बात कही। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य विभाग डेंगू बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है। हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी होगी और गंदगी से दूर रहना होगा। वार्ड नंबर 43 के अरसादी बेगम के पार्षद पति मोहम्मद सोनू ने कहा कि मुझे डेंगू हो गया, फिर मेरी पत्नी को डेंगू हो गया और बच्चे भी इस बीमारी से ग्रसित हो गए। 3-4 दिनों से मैं वार्ड में घूम रहा हूँ। वार्ड में कूड़ों का अंबार है। जब मैं सफाई करने वाले प्राइवेट कंपनी के लोगों से बात किया तो कहा सफाई हो जाएगी, लेकिन सफाई नहीं हुआ। फिर मैं कई बार कॉल किया तो उन्होंने काफ़ी तेवर दिखाते हुए ऊंची आवाज़ में कहा कोई सफाई नहीं होगी, जिसे कहना है कह दो। जबकि मेरी पत्नी नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्य है, वार्ड नंबर 43 की पार्षद भी है, फिर भी हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, डेंगू के मामले लगातार जो हैं वो बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के जो 100 बेड का फैब्रिकेटेड, जो हम लोगों का प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के साथ जो मायागंज में अस्पताल में जो बना है पूरा एक सिस्टम, उसको पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है और उसमें काफ़ी संख्या में मरीज़ भी भर्ती हैं। लगभग फुल है वो और बहुत अच्छे से जो है वहाँ पे मरीज़ों का इलाज चल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का प्रयास है कि इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर जो है JNMCH में मायागंज अस्पताल में बना दिया जाए। उसके लिए भी विभाग के स्तर से बात हो रही है। उसमें विभागीय स्वीकृति होने के बाद वो कार्य भी स्टार्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ICU में जो कुछ काम चल रहा था बिल्डिंग का, वो अगले 2 दिन में हम लोग उसको कंप्लीट करा देंगे और कंप्लीट करा देने के बाद वहाँ भी 30 बेड जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त बेड्स को, चूँकि बेड की भी कमी वहाँ पाई गई है, तो 30 बेड मायागंज अस्पताल में मिल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग जो जिला में जो सिविल सर्जन के डिफरेंट ऑफिसेस में उपलब्ध हैं, अस्पतालों में उपलब्ध है, जैसे नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कहलगांव में, वहाँ से भी हम लोग 50-60 बेड जो है वो हम लोग JNMCH को अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सदर अस्पताल में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का इशू जो है यहाँ के टीम में देखने को मिल रहा है, सिविल सर्जन और की टीम में, तो इसमें भी अपेक्षित सुधार किया जाएगा। कुछ कमियां भी पाई गई हैं, जैसे साफ़ सफाई, शौचालय की कमी जो है वो देखी गई है। तो इसमें जो यहाँ के प्रभारी हैं और जो यहाँ के मैनेजर हैं, दोनों से स्पष्टीकरण भी पूछा जा रहा है और अगर इसमें सुधार नहीं होगा तो फिर इसी तरह के आगे निरीक्षण में अगर पाई जाती है कमियाँ तो कार्रवाई भी होगी। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी डेंगू के मरीज आ रहे हैं या अन्य किसी भी बीमारी से, चूँकि फ्लू का भी सीजन है, सबका बेहतर इलाज हो, ये प्रयास हम लोग लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग भी कर रहे हैं। वार्ड का निरीक्षण किया पर
इतनी गंदगी देखी हमने कि ये सहने लायक नहीं है और बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल नहीं है। और जिस वार्ड को उन्होंने बोला कभी नहीं होता है कि मेरा वार्ड सबसे साफ है, 16 नंबर बोला, तो हम बोले दिखाओ हमको कौन सा वार्ड जो 16 नंबर बताए, उसमें इतनी गंदगी है कि चलना दूभर है, नाक बंद करके लोग इधर से उधर जा रहे हैं। इन लोग को कितनी भी सुविधा दे दिया जाए, ये लोग सही से नहीं कर पाएंगे, हमें पूरा उम्मीद है। और हमको लगता है कि इन लोग को टाइम हम दिए हुए हैं और एक लेटर अब इशू करेंगे कि आप लोग किस तरह से जाएंगे, अपने से जाएंगे या आप लोग को हम लोग नोटिस दे करके यहाँ से विदा करें। नहीं कर पाएंगे ये लोग काम। धन्यवाद। कि हम एक्सीडेंट कर गए थे, बेड पर थे 2 महीना से, उसके बाद डेंगू हो गया हमको, हम परेशान रहे, फिर बेटी को डेंगू हो गया, फिर परेशान रहे। 3-4 दिन से हम वार्ड में घूर रहे हैं। वार्ड में इस तरह का मामला है कि सब जगह कूड़े का अंबार बना हुआ है। तो यही सब देखते हुए हमने जब फ़ोन पता लगाया कि आखिर इसका को है, तो कैसे नाम करके कोई आदमी है, तो हम उससे बात किए कि सर आपका जो है टेलर पेलर नहीं आता, कूड़ा नहीं उठता है। तो बोला ठीक है, हम जो है आज जो है कूड़े का गाड़ी आपको देंगे। हम कहा सर 3 महीना हो गया आपको आने से, अभी तक आप कोई ध्यान नहीं दिए हैं। तो हमको बोला कि ठीक है गाड़ी देंगे। गाड़ी जब वो दिया तो हम गाड़ी वाले को बोले कि भैया सब तरफ घूरिए और कूड़ा उठाइए, कम से कम 2 ट्रिप भी आप उठाइए। देखिए पप्पू पंडित के तरफ इधर अम्बावागी सब में दुनिया का कूड़ा और मलबा निकला हुआ है। उससे कारण से पप्पू से हमसे झोंक तोक भी हो गया। हम लोग उसको कहे भी कि जाइए अभी उठाएगा पप्पू भाई, सब तरफ उठेगा। लेकिन एक ट्रिप कूड़ा उठाया तो हम केशव भाई को फ़ोन किए कि केशव जी ऐसा ऐसा बात है। वो बोला हाँ ठीक है आज उठेगा, हम भेज रहे हैं गाड़ी। तो एक ट्रिप उठाया तो हम बोला एक ट्रिप उठाया भैया, तो कैसा है इतना परेशान करते थे, ये कूड़ा पूड़ा नहीं उठेगा, आप खामखा का टेंशन देते हैं। मेरा मन है ना कूड़ा, हम कहा हफ्ते में कै दिन कूड़ा उठाइएगा, तो कहीं जाइए नहीं उठाएंगे, आपको जिसके पास जाना चाहिए। हम चले आए, छोड़ दिए भैया। क्या लगता है इस तरह का रवैया कैसा लगता है? इस तरह से रवैया से यही लगता है कि कूड़े का अंबार है और उसका अपना मनमानी है। अब वो इतना चढ़ के बोलता है तो इसका मतलब उस हमसे ज़्यादा उसके पास पावर है, तभी ना हम ऐसे पारते। जबकि मेरी वाइफ अस्थायी समिति में है। लेकिन आप बताइए कि मेरे साथ जब ऐसा हो रहा तो और पार्षद के साथ कैसा होता होगा। बाकी जाने मेयर साहबा है, डिप्टी मेयर है, नगर आयुक्त सब, ये सब जाने कि आखिर इस भागलपुर शहर का क्या होगा, यही लोग जाने। बड़ा पदाधिकारी है, हम लोग तो छोटे मोटे आदमी हैं। हम लोग के साथ झाड़ के जब बात करता, हम लोग का जब कोई भल भी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे सर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सोनू, मैं पार्षद पति हूँ। मेरी वाइफ अरशदी बेगम वार्ड 43 की पार्षद है और अस्थायी समिति में है। हेलो हेलो। अरे भैया एक क्या ट्रिप उठाएगा वो? अच्छा आप ऐसे चढ़ के काम लीजिएगा तो भाई हमसे काम ना होगा। आपको फोन पर मान ले दूसरा लाइन पर है, दूसरे आदमी से बात कर रहा है, आप फोन पर फोन मारे जा रहे हैं। सुबह मुंशी का भी रिकॉर्ड आया, 25 से आप फोन किए हैं। ऐसे काम होता है? काम कराने वाला को भी चिंता है बॉस। क्या काम कराइएगा? एक हफ्ते में कै दिन गाड़ी दीजिएगा? नहीं देंगे, जाइए। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का लगाया आरोप। भागलपुर शिवनारायणपुर इलाके की रहने वाली एक युवती ने अंतीचक निवासी एक युवक के विरुद्ध महिला थाना में आवेदन देकर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। उक्त मामले को लेकर गुरुवार को पीड़िता महिला थाना पहुंची थी, जहां उसने मामले में अपना आवेदन जमा कराया है। मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही। क्या है मामला? 6 माह की गर्भवती प्रेमिका अपने सिपाही प्रेमी की शिकायत लेकर महिला थाने पहुंच गई। उसने अपनी प्रेमी पर आरोप लगाते हुए बताया कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद गर्भवती कर उसने छोड़ दिया। अब शादी करने से इनकार कर रहा है। शादी की जिद करने पर भद्दी भद्दी गालियां देता है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों भागलपुर के ही रहने वाले हैं। अपने हक की लड़ाई के लिए पीड़िता पहुंची महिला थाने। पीड़ित महिला थाने पहुंची थी। उसने महिला पुलिस को अपने प्रेमी के खिलाफ लिखित शिकायत की है। उसने पुलिस को दी गई जानकारी में बताया कि उसका सिपाही प्रेमी फिलहाल आरा में पोस्टेड है। बीते 2 वर्षों से हम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच वह आरा से छुट्टी में आने पर मेरे साथ शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाया। जब वह आरा में रहता था तो फ़ोन पर बातचीत होती थी। इसी दौरान छुट्टी में आने पर हम दोनों लगातार मिलते थे। इसी बीच शारीरिक संबंध बनाने पर मैं गर्भवती हो गई। फिलहाल मैं 6 माह की गर्भवती हूँ, लेकिन अब वह शादी करने से साफ मुकर रहा है। उसने बताया कि वह आरा में भी पुलिस अधीक्षक के पास लिखित शिकायत की थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद मैं थक हार कर महिला थाने में शिकायत करने आई हूँ।
उसने बताया कि मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी उससे शादी हो जाए। मैं 6 माह का गर्भ लेकर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची हूँ। क्यों आई हो? किससे? कौन है रजनीश? क्यों केस करना चाह रही हो आप उसको? प्रेम प्रसंग था, जब 6 मंथ का गर्भवती है तो शादी करने से इनकार चल रहा है। कौन रंजन? हाँ, कितने साल से प्रेम प्रसंग था? 2 साल से। अभी क्या बोल रहे हैं? शादी से इनकार जाते हैं। कहाँ मिले थे आप? घर में। घर में। क्या कहा था उसने पहली बार आपसे और आप उसको स्टेटस में गए थे? ऐसे बात कुछ होता था तो बोलते थे कि हम अगला छुट्टी आएंगे तो शादी कर लेंगे, बट वो शादी से अभी इनकार जाते हैं। आपकी पहले भी शादी हो चुकी है? मेरी पहली शादी हुई थी। क्यों छूटा वो? तो दूसरे लड़की से शादी करते थे इसलिए उसने छोड़ दी। अभी रंजन की आप माँ बनने वाली है? हाँ, 6 मंथ की गर्भवती। 6 मंथ। और आप कहाँ आवेदन दिए? इसकी सर के पास दिए हैं। क्या कुछ कहा गया वहाँ से कोई रिप्लाई ही नहीं मिला अभी तक। कोई रिप्लाई नहीं। आज महिला थाना आई है? हाँ, क्यों? केस करने पैसा की बात आ रही है? पैसे का बता रहे, पैसा निकला। कौन कह रहा है ये बात? उसका पापा बोल रहा है, रंजन बोल रहा है, उसका घर वाला फैमिली सब बोलते हैं। उसके घर वाले फैमिली सब बोल रहे हैं। कितना पैसा दे रहे हैं वो लोग? पता नहीं, ये अभी क्लियर नहीं किया। आप क्या चाहती हैं? हम शादी करना चाहते हैं। उसे रंजन से? कभी महिला थाना आए तो क्या यहाँ पर क्या कुछ कहा गया आपको? महिला थाना में बोला कि आवेदन लिख के तो केस किया। केस कर क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली? भागलपुर शहर वासियों को मिली बड़ी सौगात। भागलपुर में राजधानी का ठहराव हुआ सुनिश्चित। शाहनवाज हुसैन क्रेडिट लेने के चक्कर में ओछी राजनीति करते हैं। वह जनता के दिल से पूर्ण रूपेण निकल चुके हैं। वह जनता को बरगलाने का काम करती है। सांसद अजय मंडल। भागलपुर की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब भागलपुर स्टेशन से राजधानी ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित हो गया है। अब लोग कम समय में दिल्ली का सफर कर पाएंगे। यह जानकारी देर शाम सर्किट हाउस में सांसद अजय मंडल ने दी। भागलपुर के सर्किट हाउस में शुक्रवार की देर शाम आयोजित एक प्रेस वार्ता में जेडीयू सांसद अजय मंडल ने कहा कि भागलपुर में उनके प्रयास से राजधानी का ठहराव सुनिश्चित हुआ है। पिछले कई वर्षों से जनता को इच्छा थी कि यहाँ से कोई अच्छी ट्रेन चले जो कम समय पर ज़्यादा दूरी का सफ़र तय करा सके, और वह राजधानी ट्रेन के रूप में भागलपुर को सौगात के रूप में मिल गई है। वहीं उन्होंने बताया कि राजधानी का ठहराव सुनिश्चित करने को लेकर लंबे समय से रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे। सदन में भी इसकी मांग उठाई जा रही थी और अंत में भागलपुर को सौगात के रूप में राजधानी ट्रेन मिल ही गई। यह काफ़ी खुशी का विषय है। वहीं सांसद ने पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्रेडिट लेने के चक्कर में शाहनवाज हुसैन ओछी राजनीति करते हैं। भागलपुर की जनता ने उन्हें दिल से निकाल दिया है, जबकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें केंद्र से हटाकर राज्य की राजनीति में भेज दिया है। ऐसी स्थिति में उन्हें जनता को बरगलाने का काम नहीं करना चाहिए। प्रयास से हुई इस भागलपुर की जनता का सपना पूरा हुआ। लगातार ये श्रेय लिया जा रहा है, इस पर क्या कहिए? उनका काम सिर्फ यही रह गया है, श्रेय ले और झूठा अफवाह फैला दे। हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आप उनसे पूछिए, क्योंकि आपको तो अधिकार है सब पूछने के लिए, क्योंकि आप तो सब कुछ पूछ सकते हैं कि जब लालू जी 2008 में रेल मंत्री थे और ये दो हमारे माननीय शाहनवाज जी यहाँ के भागलपुर के सांसद थे, उन्होंने लालू जी ने रेल मंत्री के रहते जब भागलपुर आए थे तो उन्होंने एक घोषणा किए थे कि हम भागलपुर को मंडल डिवीज़न बनाएंगे। तो वो अपने उस सांसद के रीजन में क्या बार लालू जी से मिले और मंडल डिवीज़न को बनाने की मांग किया कि आपने क्या करके आए, इतना तो बोलना चाहिए। कभी बोले हैं? कभी नहीं। देखिए, नेता जो है जनता के विकास के लिए सर उठाता भी है और सर झुकाता भी है। जनता के विकास के लिए, जनता के फायदे के लिए मुझे अगर विपक्ष हो या पक्ष हो या कहीं भी सर झुकाना पड़े तो झुकाना चाहिए। मुझे, जो कि जनता का सेवक है, जनता के हित में जो काम हो वो करना चाहिए।
क्या आप कभी मिले हैं इस मामले राजधानी के मामले को लेकर? आपने मैंने कई बार राजधानी के मामले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, कई बार मैंने रेल मंत्री से मिला, मैंने इसके लिए लोकसभा में क्वेश्चन किया, वो सारा सबूत मेरे पास है, सब चिट्ठी दिया गया है। तो बीजेपी को नेताओं को क्या हो गया? बीजेपी के नेताओं को नहीं हो गया, मैं वो बात नहीं, जो नेता उसमें बोले हैं हाँ। कि मैंने रेल को बहुत प्रयास से लाया है, तो प्रयास तो दिखाइएगा ना कहीं कि मुंह से बखले में। कानून बोलने से नहीं चलता, लिखित से चलता है। लिखकर राजनीति कर रहे हैं, ये तो वो अच्छी राजनीति है, राजनीति बहुत अच्छे करते, तो भागलपुर की जनता उसे यहाँ से मन से उतार थोड़े देते। अगर अच्छी राजनीति भागलपुर जनता के साथ होता तो मन से नहीं उतारते। जनता, भागलपुर की जनता भगवान से भी ऊपर है। भागलपुर की जनता अच्छे अच्छे नेताओं को चिन्हते हैं। भागलपुर के लोकसभा सदस्य हमारे आज़ाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भागलपुर की जनता ने मुख्यमंत्री भी पैदा किए हैं, आप समझ लीजिए। और भागलपुर में सबसे पहले सांसदों में हमारे आज़ाद जी जब मुख्यमंत्री थे और जब वो भागलपुर लोकसभा के सदस्य थे, उसमें उन्होंने सबसे अधिक पैसा ला करके कहलगांव में एनटीपीसी बनाए थे। उसके बाद मैं 7वां सांसद हूँ। मेरे रीजन में जितना पैसा आया है वो रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है। अरे आप तो हम 4 साल में ये करके दिखाए हैं, आप 7 साल रहे क्या किए वो न जनता को हिसाब दीजिए। आप मेरे हिसाब को अपने हिसाब में जोड़ना क्या चाहता अपने खाते में लेने के लिए? भाई मैंने जा करके जब सरकार में भी था मैं ना, जब हम बीजेपी के सरकार में थे, गोर हाथ पकड़ के जनता के लिए सब कुछ करके मैंने जनता के लिए बहुत चीज़ लाया। यहाँ तो लोग ये भी कहते हैं कि एनएच हम ला दिए। अरे भैया एनएच का आपको एनएच से मिल जाने के लिए कुछ लिखे होंगे ना कभी। अब एनएच का क्वेश्चन लोग विधानसभा में उठाते हैं तो राज्य सरकार को लिखना है। उससे तो आपको कुछ तो बताने का है क्या कि हम अभी कहा जाए चंद्रमा पर भागलपुर को भेज दिया जाए, थोड़े होता है। या ये लोकसभा चुनाव को देखिए लोकसभा चुनाव वो ये अपने ऊपर श्रेय लेने की बात राजधानी अपने ऊपर श्रेय नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो तो भाग्य है प्रधानमंत्री जो तुरंत पहचान गए कि हमारे नेता देश के राजनीति में काम नहीं कर सके, उन्होंने तुरंत इन्हें राज्य की राजधानी में भेज दिए, राज्य की राजनीति में भेज दिए कि राज्य की राजनीति कर दिए। और अब अगर प्रधानमंत्री के नज़र में फिर चढ़े, अगर ऐसी वो अच्छी राजनीति करेंगे, प्रधानमंत्री साहब अपने नेता को पहचानते हैं। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री अगर जानते नहीं तो ऑल ओवर पूरे देश के सीएम को बुला करके G20 में उनको एक सम्मान दिए, उनको एक इज्जत दिए, पूरे देश के मुख्यमंत्री को बुलाए थे। लेकिन वो जानते थे कि अपने पार्टी के नेता को लाने के बाद सभी विदेश से अतिथिगण आए थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो आए थे, उनके लिए नहीं रखा गया। उसको आप समझिए। तो इस पर क्या कीजिएगा? राजधानी के मुद्दे को लेकर क्या कीजिएगा? राजधानी के मुद्दे को लेकर के मैं ये कहूँगा कि राजधानी मेरे प्रयास से और जनता के, भागलपुर लोकसभा की जनता के आशीर्वाद से आया है, भागलपुर लोकसभा की दुआ से आया है, जनता की दुआ से। हवाई सेवा कब तक शुरू होगी? प्रयास रत्न है। हम यही चीज़ तो आपसे कहना चाह रहे हैं। आप पूछिए, आप जब राज्य में मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, उस रीजन में क्या बार क्या प्रयास किए? आप राज्य में मंत्री थे, सेंट्रल में आपका सब कुछ सरकार था, सब कुछ था, आपने उस समय क्या किया? करते तो बहुत कुछ पा जाते। भागलपुर जनता के लिए सोचते तब हैं जब भागलपुर की जनता को आपको बरगलाना होता है। लोदीपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने उड़ाया ट्रैक्टर, आए दिन चोर मचा रहे तांडव, पुलिस है बेखबर। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र की जनता चोर के तांडव से परेशान है। विगत 2 महीने के अंदर करीब आधा दर्जन बाइक की चोरी हो चुकी है, परंतु लोदीपुर पुलिस एक भी चोर को पकड़ने में सफल नहीं हो सकी है। वहीं देर रात करीब 1:30 बजे लालूचक अंगारी वासी मनोज पंडित के घर के सामने से HMT ट्रैक्टर डाला सहित एक बाइक पर 4 अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया, जिसका उसके घर के CCTV फुटेज में स्पष्ट रूप से घटना की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को देखा जा सकता है।
पीड़ित मनोज पंडित कहते हैं 8 माह पूर्व मेरा स्कॉर्पियो भी घर के पास से चोरी हो गया था, लेकिन आज तक चोर का पता नहीं चल पाया। अभी तक चोर को पकड़ने में पुलिस असक्षम रही है। बहरहाल पीड़ित ने बताया कि मैं अभी लोदीपुर थाना में आवेदन देने जा रहा हूं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भागलपुर से भी मिलूंगा। मेरी एक ट्रैक्टर था, हमने घर के सामने लगा हुआ, चोरी हो गया। कब? आज रात में। कितने बजे? एक 1:30 बजे के लगभग। ट्रैक्टर का नंबर क्या था? BR10D 2247। पुरानी गाड़ी थी? हाँ, पुरानी गाड़ी थी, 14 साल। तो आज से कुछ महीने पूर्व आपका स्कॉर्पियो भी चोरी हुआ? हाँ, पहले पूर्व में भी स्कॉर्पियो चोरी हुआ था। फिर अभी ट्रैक्टर चोरी हुआ? जी। अभी क्या लगता है आपको? लगता है लोकल लगा हुआ आदमी और यहाँ के थाना प्रभारी वगैरह कोई जो है अपना जो है अपने अपने मगन में रहते हैं, कहने के बाद भी कुछ ध्यान वगैरह नहीं होता है। चोर तो समाज का ही घूम रहा है, चोरी यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। एक सरमसपुर में नेपाली मंडल भी था, उसके घर से चोर ट्रैक्टर निकाल करके भाग रहे थे, मगर वो मतलब पता चला तो तुरंत अपने भाग दौड़ करने लगे तो चोर छोड़ करके ही ट्रैक्टर भाग दिए। वो कितने दिन पहले की घटना है? ये 1 महीना पहले की घटना है उसका। यहाँ एक मेरे समाज में राजेंद्र नगर कॉलोनी में एक बुलेट था, और बुलेट भी चोरी करके जो है चला गया। मतलब प्रशासन यदि नहीं रहेंगे टाइट तो क्या है। देश में एक और बड़े शहर घोटाले की आशंका। अपने देश भारत में 2001 तक फिजिकल शेयर का चलन था। उसके बाद शेयर ट्रेडिंग का कारोबार ऑनलाइन होने लगा। उसी कड़ी में जो 1970, 1980 और 1990 के दशक का फिजिकल शेयर है, उसका ऑनलाइन मनी कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। अलग बात है कि सेबी ने 30 सितंबर 2023 तक का वक्त KYC के लिए दिया है, लेकिन 8 से 9 हज़ार कंपनियों के शेयर में शेयर धारकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। शेयर मार्केट के जानकार बताते हैं कि 8 से 9 हज़ार कंपनियों के शेयर की कीमत तकरीबन 3 लाख करोड़ की राशि है। अगर शेयर धारकों को कन्वर्जन ऑफ मनी का फ़ायदा नहीं मिलता है तो बड़ा शेयर घोटाला हो सकता है। आपको याद होगा कि 1990 के दशक में हर्षद मेहता शेयर घोटाला काफ़ी चर्चा में रहा था। उसी तरह 2001 में केतन पारेख का शेयर घोटाला सामने आया था। मौजूदा दौर में नेशनल हेराल्ड का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। भागलपुर में शेयर ट्रेडर उत्तम झुनझुनवाला और शंभू झुनझुनवाला बताते हैं कि मौजूदा सरकार ने सेबी के माध्यम से 30 सितंबर तक एक मुकर्रर तारीख ज़रूर दिया है शेयर धारकों को कन्वर्जन ऑफ मनी के लिए, लेकिन जो प्रोसेस है वह बहुत ही ज़्यादा जटिल है। साथ ही शेयर बाजार में फिजिकल शेयर बेचने वाली कंपनी शिकायतकर्ता को ऑनलाइन जवाब भी नहीं दे रही है। सिर्फ भागलपुर से शेयर धारकों का तकरीबन 22 करोड़ की राशि बेनामी होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर देशव्यापी स्तर पर देखें तो उक्त रकम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की हो सकती है। पहले सब छोटा सा अपना परिचय दे दें। मेरा नाम उत्तम झुनझुनवाला है और मैं यहाँ पे शेयर ट्रेडिंग का काम देखता हूँ लास्ट 22 सालों से, और पहले मैं सिस्टमैटिक स्टॉक्स एंड शेयर्स में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी रहा हुआ हूँ। उत्तम जी, एक बात बताएं, जो ये बात अभी सामने आई है जी सर, जो फिजिकल शेयर है जो 90 के दशक का है, 80 के दशक का है जी, उसका कोई ट्रेस नहीं है। कई जगह से कंप्लेन भी गई है सरकार जी के पास, कंपनीज के पास जी, और लगभग 3 लाख करोड़ जी, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, शायद उससे भी ज़्यादा अमाउंट जो है वो फंसा हुआ मार्केट जी। क्या है इसमें? सर ये ऐसा है कि 1980 के दशक में फिजिकल शेयर्स चलते थे पेपर फॉर्म में। अभी पेपर फॉर्म से सारे शेयर जो हैं वो डिमेटलाइज फॉर्म में हो गए हैं। लेकिन क्या है कि लोगों के कई पेपर फॉर्म, क्योंकि पेपर है एक जो डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उस तरह के बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो लोगों के अलमारी में, कहीं कोने में, कहीं कुतरे गए हैं, कहीं जल गए हैं, कुछ हुआ है। ऐसे 1.5 से 2% फिजिकल शेयर जो हैं मार्केट में अभी तक आए नहीं हैं, जिसकी वैल्यूएशन जो आपने बोली लगभग 3 लाख करोड़ है। हालांकि मेरी उम्मीद है कि उससे ज़्यादा भी होंगे। अब ये 3 लाख करोड़ के जो शेयर्स हैं सर, ये मार्केट में नहीं है, ये RTA के पास उनकी कंपनियों में, उनके रिकॉर्ड्स में है, ठीक है। लेकिन इनके जो ओरिजिनल मालिक हैं उन तक को या तो पता नहीं है कि इनको कैसे कन्वर्ट कराना है डीमैट में, और अगर पता भी है तो इतना प्रोसेस डिलेड है, इतना खराब है, इतना लेंदी है, इतनी सारी चीजें हैं। और उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें तब हो जाती है जब हमारे को RTA या हमारे DP से कोई सपोर्ट नहीं मिलता।
तो उस कारण से हम चाह के भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर पाते। हर चीज, हर कंपनी अपने अलग तरीके के नियम लगा रखी है। सर 8000 से ज्यादा कंपनीज हैं, कितनी कंपनियों के नियम पता करें हम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम है तो वहां पे जब हमें बात करनी है, हम एक ईमेल दे दें और ईमेल में हमें जवाब मिल जाए। सरकार ने कर दिया कि अब 30 सितंबर 2023 तक सारे शेयर्स केवाईसी अपडेट करा लीजिए। ये सरकार किस सरकार ने किया? ये अभी करंट सरकार ने किया, उन्होंने डेट बढ़ा करके अभी 30 सितंबर 2023 तक कर दिया है कि आप केवाईसी करवा लीजिए, और दिसंबर 31 2025 तक अगर आपका नहीं हुआ होगा, सेबी ने किया है ये जी, तो अगर सेबी की तरफ से अगर आपका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ होगा तो वो सारी संपत्ति जो फिजिकल शेयर्स हैं, मतलब 3 लाख करोड़, ये आपके बेनामी घोषित हो जाएंगे। अब ये 3 लाख करोड़ सर किसी की तो पूंजी लगी हुई है ना, मेरी लगी हुई है, मेरे फादर की लगी हुई हो सकती है, मेरे दादा की लगी हुई हो सकती है, उनकी पूंजी है, उसको हमें वापस रिट्रीव करने का जो तरीका है वो इतना क्लमजी है। और जैसा मैंने बोला 9000 कंपनियां हैं तो सबकी अपने अपने मेथड्स हैं, सब अपने अपने स्टाइल पे चलवा रही हैं कि आप हमें ये पेपर भेजिए, आप हमें ये पेपर भेजिए। अब ठीक है, हम पेपर भी भेजेंगे, करस्पॉन्डेंस करने का टाइम तो आप कम से कम सिटीजन चार्टर में लगाइए कि 15 दिन में, 10 दिन में कंपनी आपको जवाब दे देंगी। हम यहाँ से भेज रहे हैं 3-3, 4-4, 6-6 महीना हो जाता है कंप्लेन आपके पास है जो जिसको आपने भेजा है? सर मेरे पास अभी तक ऐसे समझिए कि लगभग 2-1 करोड़ के तो शेयर जो मेरे भागलपुर शहर के जो लोकल लोग हैं वो ला करके मुझे दे चुके हैं, जिसमें मैं परेशान हो चुका हूं इस चीज को लेकर के। लगभग भागलपुर के लोगों की बात करें कितना अमाउंट फंसा होगा उसका? सर अगर मैं एक अंदाजन भी मानूं तो 20 से 22 करोड़ के आसपास के शेयर्स भागलपुर के नाम पे फंसे हुए हैं, खाली भागलपुर के नाम पे। लेवल पे इसका असेसमेंट करें, ऑल इंडिया लेवल पे जैसे हम लोग बात करें कि 3 लाख करोड़ के आसपास का ये एक हो जाएगा फिगर, जो कि एक मतलब की जो कंपनीज हैं वो भी मानती हैं कि लगभग 1.5% का फिजिकल शेयर अभी भी मार्केट में है। अब ये फिजिकल शेयर फिर बाद में क्या होगा, इसके ऊपर मतलब कि हमारी तो ओनरशिप चली गई जब आप बेनामी कर देंगे। तो ये जो पैसा किसी बंदे ने 1980 के दशक में, 1990 के दशक में अपने जीवन के लिए, अपनी जमा पूंजी बनाने के लिए लगाए थे, वो तो आप जीरो कर दे रहे हैं उसे बैठे बैठे। तो इसका क्या करना है, कोई इसका कोई उपाय, कोई निदान कुछ? अब इसको कराने के लिए आप अगर एक और आ गया है कि 7 साल तक अगर आपने कुछ क्लेम नहीं किया है तो वो आईपीएफ में चला जाता है, आईपीएफ में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है, एमसीए के अंडर। अब वो साल में आप एक ही बार क्लेम कर सकते हैं, आप एक ही बार। अब उसके लिए कंपनी से पहले पूरा डेटा मांगिए, अब कंपनीज ही डेटा नहीं देंगी तो हम आईपीएफ से क्लेम कैसे करेंगे? और बहुत लंबा प्रोसेस है। मेरे पास तो लिस्ट है, मैं लास्ट 9 महीने से इसके ऊपर लगा पड़ा हूं, जब से मतलब कि मुझे ये ज्ञात आया तब से मैं लगा पड़ा हूं। लेकिन सर रिस्पांस कंपनियों का बहुत ढीला है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का बहुत ढीला है, और एमसीए की वेबसाइट तो कभी चलती है कभी नहीं चलती है, वो कब चलती है क्या चलती है। अच्छा, उसका जो प्रोसेस भी है बनाने का, जो एमसीए की वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, वो प्रोसेस भी प्रॉपर नहीं है, उसमें भी इतने ग्लिचेज है कि आप करते करते आप फॉर्म भरिएगा, उसमें आपको टाइम दिया हुआ है 5 मिनट के अंदर अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो वो बंद हो जाता है। अब मेरे पास 17-18 शेयर्स हैं, उनका डिटेल है, उनकी डिटेल्स की डिटेल्स हैं, उन सबको वहां भरते भरते 5 मिनट तो वैसे ही निकल जाता है, वो पता चलता फॉर्म बंद हो गया, फिर से आप भरिए। अब या तो आप एकदम ब्रिलियंट हैं या आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप करें तो कर ले। मुझे तो लगता है ये सिंपल सीधा सीधा हो गया, जो कॉर्पोरेट अपना कराना चाहते हैं वो करा लें, रिटेलर्स को ये हाथ छुड़वा देंगे। सर थोड़ा सा शॉर्ट में अपना परिचय। शंभू झुंझुनवाला, सब ब्रोकर शेयर्स। एक बात है, जो बात आई है अभी, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो सेबी को देना होगा, और डिजिटल जो फॉर्म प्लेटफॉर्म आज हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसको ब्रॉड करना पड़ेगा। बिना उसको ब्रॉड किए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आज से 100 साल बैक से हम लोग शेयर्स को ढो रहे हैं, 100 ईयर्स एंड एबव से ये पुराने शेयर्स हैं। इसके लिए कितने लोग दुनिया छोड़ के चले गए, वहाँ पर कंसिडर करना होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म देना होगा, तभी ये पैसा वास्तविक लोगों के हाथ में पहुँचेगा। बहुत लोगों के पास तो कुछ प्रूफ भी आज के तारीख में नहीं बोले तो लास्ट 100 ईयर से कितने लोग चले गए, दुनिया से विदा हो गए, उनके बेटा हैं, उनके पोता हैं, लेकिन वारिस तो है ना।
जैसे शेयर घोटाला की बात आई थी हिंदुस्तान में, जी, तो क्या उसी तरह की संभावनाओं को देख रहे हैं? इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। कंपनी अपने दायित्व को बढ़ा सकती है, अपना मालिकाना हक बढ़ा सकती है। एक इसी से मिलता जुलता देश में अभी करंट इशू पर चल रहा है नेशनल हेराल्ड, वो भी यही इशू है कि जो मृत व्यक्ति हो गए उनके शेयर को अपने नाम से कर लिया और फिर वो प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। हर्षद मेहता में भी हुआ, नेशनल हेराल्ड में भी हुआ, केतन पारिक में भी हुआ। ये सारे लूप फॉल्स ऑफ द पेपर्स से ही काम होता है। इसको मौजूदा सरकार भी इतना अलर्ट बता रही है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। चैलेंज सरकार की मंशा अच्छी है, मेरा सवाल मंशा पर नहीं है, मेरा सवाल है वर्किंग पर, कि वर्किंग सरकार करने क्यों नहीं दे रही है। आप किसी भी काम को लाएंगे तो उसके लिए आप मोटरसाइकिल बना दीजिए, बहुत अच्छी रोड नहीं दीजिए तो चलाएंगे काम। तो आपने कर तो दिया बेनामी संपत्ति के लिए, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं, वो कैसे उसका यूज करें, कैसे उसको अडॉप्ट करें। आखिर शेयर मार्केट में जो ब्रोकर सब ब्रोकर है उनका क्या होता है? ब्रोकर सब ब्रोकर का तो काम है पब्लिक को हेल्प करना, लेकिन पब्लिक को जो गवर्नमेंट इंड पर मिलना चाहिए, रजिस्ट्रार इंड पर मिलना चाहिए, वहाँ जीरो है। वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, बार बार रिमाइंडर करने पर भी रिप्लाई नहीं करते हैं। और सरकार डेडलाइन हालांकि इसीलिए 2 बार बढ़ा भी चुकी है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। कितना बड़ा इशू हो सकता है? ये इतना बड़ा इशू है देश में कि प्राइवेट पार्टीज का, छोटे आदमियों का फंड जीरो आप कर देंगे। एक बहुत बड़े जो मिडिल मैन है क्लास देश में आज, उनको आप जीरो कर देंगे। मिडिल मैन ऐसे ही मरा हुआ है और मर जाएगा। उसकी जमा पूंजी चली गई, किसी को शादी करना है, किसी को मकान बनाना है, किसी को हेल्थ चाहिए, तो वो तो उसको मिलेगा नहीं। में अब तक के बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।